कहानी बंटवारे से पहले की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन एक मेरे मित्र नरेंद्र ने दावत दी और ये तय हुआ कि खाना खाने का जितना अच्छा लुत्फ किसी होटल में हो सकता है उतना अच्छा घर में नहीं। दोस्तों की दबा चौकड़ी, एक दूसरे के गाली गलौज और फिर गंभीरता पूर्वक अपनी अपनी इन सब की गुंजाइश भले घर में नहीं हो सकती। पहले माताएं, बहनें, भौजाइयां इत्यादि इत्यादि, दूसरे चश्मा चढ़ाए हुए और दाढ़ी पर काटे हुए जो किसी न किसी बहाने अपने बरखुरदराए में उनके खराब करने वाले शोहदे दोस्तों की हरकतों को देखने के लिए एक दो कमरे में और सिखा। और अगर यदि खाना खराब बना तो मुक्त कर से घर वालों को गालियां नहीं दी, इसलिए होटल ही तरह। शाम को हम लोग नरेंद्र के घर पहुंचे, वहां से कश्मीर होटल पहुंचे। हम कुल 7 आदमी थे। होटल की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी। सीधे जाके डाइनिंग हॉल में चले। हम लोग का खाना भी हम लोग के सामने अपने 5 मिनट। जैसे ही खाना आरंभ किए थे वैसे एक सज्जन जो है डाइनिंग हॉल में प्रवेश की। हम लोग के मेज के बगल में एक छोटी सी मेज पड़ी थी। वो सज्जन आकर वहां बैठे, उनका खाना भी उनके सामने आ गया। अपने बीच किसी का आना हम लोग को अच्छा नहीं लगता और घनिष्ठ मित्रों के बीच किसी अपरिचित का आ जाना बुरा लगने वाली बात है। हम लोग ने तय किया कि उन सज्जन को इतना बढ़ाया जाए कि खुद वहां से उठ के चलते। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ है कि महाराज आप वहां क्यों खड़े, हमारी मेज पे चल रही है, आराम से बैठ के खाइए, काफी जगह। उत्तर में वो थाली ली हो हमारी मेज पे आ सकते। उनकी इस बेतकल्लुबी से हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मध्यले काफी की तरह गठे बदन थे, सब कुछ सैटिन जीन का सूट पहने थे, दाढ़ी मुंह साफ था, रंग गेरुआ था, चेहरे से उच्च कोटि घराने के व्यक्ति मालूम होते थे। उनका नाम था पृथ्वी। जात के कायस थे, रईस थे और जमींदार थे। तफरीहन घुमा करते थे, एमए पास थे, नेता बनने की धुन में थे। कभी कदार व्याख्यान लिख दिया करते थे और अंग्रेजी अखबारों में प्राय राजनीतिक लेख लिख मारा करते थे। तो सब आप लोग इसी नगर के रहने वाले हैं। हम लोगों का परिचय पाकर उन्होंने कहा दावत का प्रबंध तो घर में भी हो सकता है, फिर आप लोग होटल की जो। हम लोगों ने कहा जितनी सुविधा तथा स्वच्छता होटल में मिलती है उतनी घर में। बात तो आपने सही कही। हमें लीजिए, इस नगर में प्राय 1 दर्जन रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं जब भी आता हूँ होटल में ठहरता हूँ। सुविधा तथा स्वच्छता के साथ साथ कभी कभी ऐसे अनुभव प्राप्त हो जाते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। हम लोगों का कौतूहल बढ़ा कि क्या कभी ऐसा आपको अनुभव प्राप्त हुआ? बोले हाँ, एक अनुभव तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप लोग सुनना चाहें तो सुन सकता हूँ। और से सुनाइए। हम लोग ने सब मिलकर कहा। बोले अभी 5 साल की बात है, अक्टूबर का महीना था। कश्मीर जाते समय 2 दिन के लिए मैं लाहौर रुक गया। लाहौर उत्तर भारत में विशेषता है। वहाँ मेरे 2-4 मित्र भी। वहाँ मैं एक होटल में ठहरा। होटल का नाम आप लोग को नहीं पता, बस इतना बता देता हूँ कि वहाँ सुविधा बहुत अच्छा था। वहाँ हर चीज का प्रबंध था। दिन भर में नगर में घूमता रहा। शाम को करीब 8 बजे मैं होटल में पहुंचा। उस समय वहाँ के मैनेजर वहाँ पे नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में पर्दा नहीं होता। मैनेजर की जगह जो उनकी पत्नी आसीन थे, उन्होंने कहा कि खाना भिजवा दूं। मैंने कहा धन्यवाद, मैं अपने मित्र के यहाँ भोजन करके आऊँ। बोले कि और कोई प्रबंध चाहिए तो बतलावे, यहाँ हर तरह की सुविधा प्राप्त है। आंखें मटकाते और मुस्कुराते उन्होंने मुझसे पूछा। मैं उस स्त्री का मतलब नहीं समझ पाया। मैं सीधे अपने कमरे में गया, बिजली जलाई, कपड़े बदले और टेबल में बैठ गया ट्रिब्यून पढ़ने के लिए। जिस कमरे में था उसके बाबत में थोड़ा बता दूं आपको। कमरा काफी छोटा था। दरअसल वो हॉल का एक टुकड़ा था। हॉल बड़ा था, इसलिए होटल वालों ने 4 कमरे निकाले। उसमें 2-2 दीवार खड़ी कर दिए थे। हॉल की ऊंचाई थी 16 फीट और पार्टीशन की ऊंचाई थी 8 फीट। तो जिस समय मैं ट्रिब्यून समाप्त करने वाला था, मुझे हॉल में स्त्रियों के कंठ सुनाई दिए। मैं आकर्षित हुआ। मुझे लगा कि कोई इस समय अतिथि लोग आए होंगे। फिर कमरे का खोलने तथा बंद होने की आवाज आई। फिर मैं अपना ट्रिब्यून पढ़ने लगा। मैंने घड़ी देखा, 10 बज गया था। ट्रिब्यून समाप्त कर दिया पूरा। उसके बाद सोने की ठानी, जाके बिस्तर पे लेट गया। जो कुछ दिन भर देखा था उस पर विचार करने लगा। सहसा मैं चौंक गया। मेरे पूरब वाले कमरे से किसी स्त्री के कंठ स्वर सुनाई दी।
जनाब आपको मैं बता दूं कि मैं कलाविद हूँ, गाना सुनना बेहद पसंद करता हूँ और गाने का कंठ स्त्री का हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। जी हाँ, ये किसी स्त्री की आवाज़ थी, वो दबी हुई जुबान में एक पंजाबी गाने गा रही थी जिसकी पहली पंक्ति थी, कभी आऊंदा कभी नहीं आऊंदा। जिस कमरे से ये आवाज़ आ रही थी उन सज्जन को मैं अच्छी तरह जानता था। वो सज्जन मेरे साथ उतरे थे लाहौर में और उन्हीं के कहने पर मैं इस होटल में ठहरा था। वो सज्जन अकेले थे, इसलिए उनके कमरे से आवाज आना आश्चर्य की बात है। मैं अपना कान लगा के गाना सुनने लगा। उसी समय उत्तर वाले कमरे से कुछ स्पष्ट प्रेमाला और बोलते हुए उच्चवाणी की ध्वनि सुनाई दी। अब मेरा ध्यान पूरब वाले कमरे से हट के उत्तर वाले कमरे में चला गया। उत्तर वाले कमरे में जो सज्जन ठहरे थे उनसे सुबह चाय पे बात हुई थी। बातचीत से पता चला कि वो विधुर है, शादी विवाह में विश्वास नहीं रखते। उनके जीवन का एक ही ध्येय है, खाओ पियो मौज करो। आप लोग भी सोच रहे हो कितना नीच आदमी है, दूसरों की बात सुनता। मैं सच बता दूं, मैं नीच आदमी नहीं हूँ और मैं बात सुनना ही नहीं चाहता था। और जो कुछ बगल में हो रहा था उनको बिल्कुल मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन पार्टीशन इतना नीचा था कि मैं सुनने के लिए बाध्य था। हाँ, एक बात है कि मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी और मैं चाह कर भी अपना ध्यान उधर से नहीं हटा सकता। एकाएक मुझे सब समझ में आ गया। मैनेजर की पत्नी का कहना को कोई प्रबंध चाहिए तो बतलावे, कमरे का खुलना तथा बंद होना और स्त्रियों के कंठ सोना। उस समय मेरा सारा शरीर गर्म था, चित्त उद्विग्न हो गए थे, सांसें तेज चलने लगी थी। लेकिन आपको बता देना मैं जरूरी समझता हूं कि मैं शादीशुदा हूं। मैं अपने विचारों से नहीं तो कर्मों से अवश्य पवित्र हूं, लेकिन अपने घर से मैं 2 महीने से बाहर था। कश्मीर की जलवायु तथा मौसम के कारण, फलों के कारण मेरा वजन जो है 7 पाउंड बढ़ गया और ऐसी स्थिति में उसमें कमरे में दम घुटना जो है अस्वाभाविक न था। मैंने दरवाजा खोला, बत्ती जलाई, एक हवा का झोंका ठंडा आया। उससे भी मुझे कुछ राहत नहीं मिली। मैं समय निकालना चाहता था, लेकिन मेरी स्थिति क्या थी आप लोग नहीं समझ सकते। ये वही समझ सकता है जो ऐसी स्थिति में पड़ा। मैंने ये समय निकालना था, इसलिए मैंने पेन लिया और पत्र लिखने लगा। एक पंक्ति लिखता और फिर मेरा ध्यान उस कमरे में चला गया। फिर उसको काट के नई पंक्ति लिखता और फिर मेरा ध्यान उस कमरे में चला। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये तमाशा कितना देर तक चलता रहा मैं आपको नहीं बता सकता। उसी समय मुझे बरामदे में स्त्रियों के कंठ स्वर सुनाई। एक कंठ स्वर मैं पहचानता था, मैनेजर की पत्नी का था। दूसरा अपरिचित था। रात का सन्नाटा था और बहुत धीमी जबान में बात हो रही थी, फिर भी मैं आसानी से सुन सकता था क्योंकि मेरे कान उधर लगे थे ना। मैनेजर की पत्नी ने कहा, अभी तक तुम कहाँ थी? यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। उस महिला ने कहा कि क्या करूँ भाई, मेरी किस्मत, मेरे घर में कुछ लोग दारू पीकर घुस आए, इसीलिए देर हो गई। कोई मेहमान खाली हो तो बताओ। उसने कहा अभी कोई खाली नहीं। फिर कुछ रुक कर बोली, हाँ एक मेहमान खाली है, लेकिन या फिर वो आर्य समाजी है या फिर बेवकूफ। उस महिला ने कहा, गिड़गिड़ा कर कहा कि एक दफे कोशिश कर लो। मैनेजर की पत्नी मेरे कमरे में आई। मैंने उसे गौर से देखा। वो अधेड़ थी, चेहरे पे झाई पड़ी हुई थी, गोरी थी, लेकिन ऐसा लगता था कभी किसी समय में वो भी खूब सुंदर रही होगी। उसने मुझे मुस्कुराकर कहा कि बाबूजी रात का कोई प्रबंध चाहिए। उस समय मैं 11वां लेटर फाड़ चुका था। मैंने कहा भेज दो। बोले 10 रुपए हो गए, पेश की। मैंने अपने पर्स से 10 रुपए का नोट निकाला, वो चली गई। उसके आधे एक मिनट बाद एक स्त्री ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उस समय मेरे हाथ में फाउंटेन पेन था और सामने खुला हुआ लेटर पैड। जो स्त्री मेरे कमरे में प्रवेश की थी वो खूबसूरत थी, यह स्पष्ट था। मैंने नजर उठा के देखा। वो दुबली पतली थी, गोरी थी, एक हरी थी इसीलिए लंबी मालूम होती थी। उसने सलवार पहन रखा था जिसमें गोटे लगे हुए थे और ऊपर जो है कमीज पहन रखा था और उस पर ऊपर से हरे दुपट्टा पहन रखा था। उसने मुझे धीरे से कहा कि क्या करना है बाबूजी? मैं देख रहा था, प्रतीक्षा कर रही थी कि मुझे कहो। मुझे कहना अवश्य था, मैं सोच नहीं पाया था कि क्या कहूँ। मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो। उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर मेरी तरफ देखा। कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ा नहीं था, लेकिन कहना मुझसे अवश्य था। मैंने कहा कि अपने सारे कपड़े उतार। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा।
कहना उससे अवश्य था समय निकालने के लिए, और उसने निसंकोच अपने सारे कपड़े उतारे। जिस समय वो कपड़े उतार रही थी, मेरा ध्यान मैं टेबल पे था और मैं सोच रहा था आगे क्या करूं। उसने कहा बाबूजी आगे क्या करना। मैंने झट से उसको देखा और नजर मोड़ लिया और कहा कि अपने कपड़े पहन लो, चिल्लाकर बोला। आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसा मैंने क्यों कहा। मैं खुद नहीं जानता था कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं सोच रहा था उस समय कि इंसान जो है पैसे के लिए पशु बन जाता है। मनुष्य पैसे के लिए घृणित से घृणित कार्य करने को तैयार हो जाता है। स्त्री का सर्वश्रेष्ठ गुण लज्जा। जो स्त्री मेरे सामने खड़ी थी, चंद चांदी के टुकड़ों के लिए अपनी सर्वोत्तम गुण की तिलांजलि दे चुकी थी। या फिर यह कहिए कि मेरे अंदर वो भाव जो है सामाजिक तथा सुविधा का भाव एक साथ पैदा हो गया। क्योंकि उस दिन बाजार में मैंने बिकने वाले अश्लील और नग्न चीज को पहली बार देखा, सौंदर्य को पहली बार देखा। लेकिन मुझे इस बात से बड़ी हृदय से ग्लानि उत्पन्न हो गई थी। वो स्त्री ने कपड़ा पहन लिया, मैंने कहा इधर आओ। वो आई, मैंने उसको ऊपर से नीचे देखा। मैंने बोला तुम इस पेशे में कितना कमा लेती हो। बोली कि 70-80 रुपये महीने। और खर्च कितना कर लेती हो। बोली सबके सब खर्च हो जाते हैं। मैंने बोला इस पैसे से तुम खुश हो। वो हंसी, और उसकी हंसी इतनी भयानक थी, इतनी रूखी थी कि मैं डर गया, घबरा गया। बोली बाबूजी वो हर लोग ऐसा काम करते हैं जिसे पसंद करते हैं। हमारे सामने सवाल जिंदा रहने का, और जिंदा रहने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, और फिर उसका आदत पड़ जाता है, पसंद करने लगता है। मैंने उसको ध्यान से देखा, वो मुस्कुरा रही। मैंने बोला तुम मेरे लिए काम करोगी। तो बोली आज की रात में दिख चुकी हूँ आपके यहाँ, अब जो बोलेंगे मैं करूँगी। मैंने चिल्ला के कहा रुपए पैसे की बात छोड़ो, मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, तुम एक काम करोगी मेरे लिए। मुझे पागल समझ रही है या संकी समझ रही है, पता नहीं क्या समझ रही। आप लोग भी आश्चर्य करेंगे कि मैंने ऐसे क्यों। मैंने दुनिया देखा, भावुकता और अनुभव में बहुत फर्क होता है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा मैंने क्यों कहा। मैंने अपने पॉकेट से 100 रुपए का नोट निकाला और उसके बढ़ाते हुए बोला कि देखो मैं तुम्हारा नाम नहीं जानना चाहता। तुम ऐसा क्यों कर रही हो ये तुम जानो, इसमें हस्तक्षेप मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हर आदमी अपने दुख से परेशान है, दूसरे के दुख का बोझ नहीं उठा सकता। हो सकता है तुम्हें इस काम में सुख मिलता, और हो सकता है ये काम तुम मजबूरी में करती। इसके बाबत में तुम्हें कुछ नहीं पूछा। हम तुम क्यों मिले ये भी एक पहेली है, दोबारा मिलेंगे भी नहीं ये नहीं जानता। उसके बावजूद एक तुमसे निवेदन है जिसे तुम अस्वीकृत नहीं करो। तुम कहती हो 70-80 रुपये महीना कमाने के, फिर 100 रुपये का नोट करो और 1 महीने के लिए काम बंद कर दो। उसके बाद 1 महीने बाद जो तुम्हारे जिया वो कर दो। इस बार उसकी मुस्कुराहट लोग हो गई। वो मुख जिस पर कामुकता हंस रही थी पीला पड़ गया। उसने कहा बाबूजी मैं ये पैसे नहीं दूंगा। हमने क्यों? क्या तुम अपना काम 1 महीने के लिए भी बंद नहीं कर सकती? उसका गला रुद आया, वो रोने लगी। बोली बाबूजी ऐसा मत कहिए, ठीक है जो आप कहते हो मैं करूंगी। यह कहकर उसने मेरे हाथ से 100 रुपए को ले ली। जिसे मैं पैसे ले रही थी उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने बोला ठीक है अब तुम जा सकती हो। उसने कहा बाबूजी मैंने नहीं सोचा था कि दुनिया में अभी भी हमदर्दी, इंसानियत और दया बाकी है। भगवान आपका भला करे। यह कहकर वो सर झुका ली। लाख कोशिश करने पर भी अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को मुझसे न छुपा सकी और कमरे से बाहर चली गई।